we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hate. मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति हुई, अब मुसलमान समझ चुका है कि हमें इस्तेमाल किया गया, हमें डराया गया। तो मैं समझता हूं कि जिनको डर है खुद का, वो दूसरों को डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान जिस तरह से देश के अंदर मिलकर चल रहा है, जिस तरह से आज मोदी जी की सरकार में जिस तरह से मुसलमानों को आगे लेके जाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को ये शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। एक तरफ इस घमंडी घराने के भोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। प्रॉब्लम यह है कि इन 9 सालों में मोदी जी ने सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है। और इनको ये लगता है कि सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जो हमारी जागीरदारी थी, उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया। और इसलिए ये बौखलाहट भरी बातें, बेवकूफ़ी भरी बातें इनकी सुनाई पड़ती है। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए ये जो प्रायोजित कार्यक्रम राहुल गांधी जी के होते हैं, धरती विदेशी होती है और अपमान भारत का करने का काम है। ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह के काम। भारत के झंडे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, भारत, भारतीय और भारतीयता का अपमान। आखिरकार राहुल गांधी जी चाहते क्या है? कौन लोग ऐसे कार्यक्रमों के पीछे हैं? किसका ये मंच है जहां पर भारत विरोधी बातें की जाती हैं और समय समय पर भारत को नीचा दिखाने का काम किया? ये सवाल पिछली बार भी इनकी यात्रा के समय पूछे गए थे और इस बार भी यात्रा की शुरुआत भारत को बदनाम करने से ही हुई। ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ?
हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है, ये गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, अड़ा कैसे हुआ। इनको गुस्सा इस बात का है, ये गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके भ्रष्टाचार पर, इनके परिवारवाद पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। राहुल गांधी विदेश में हो, भारत से बाहर हो, विदेशी धरती पर हो और विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि पूरे 7 बार राहुल गांधी जब जब विदेशी धरती पर गए हैं तो उन्होंने भारत को लेकर एक एक करके अपमानजनक बयान दिए हैं। कभी उन्हें लगता है कि भारत में जो है अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, कभी लगता है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी लगता है पत्रकारों को गोलियां मारी जा रही है, कभी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, कभी कह रहे हैं कि न्यायपालिका काम नहीं करती, और कभी कहते हैं कि दुनिया आए और भारत के मामलों में हस्तक्षेप करे, भारत को बचाने के लिए दुनिया के 2 देश आए और भारत में हस्तक्षेप करें। एक बार फिर राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, अमेरिका दौरे पर हैं। अभी उनका यह दौरा शुरू ही हुआ है और शुरुआत होते ही राहुल गांधी ने पहले ही दिन अपने पहले ही कार्यक्रम में विवाद खड़े कर दिए। जी हां, विवाद खड़े कर दिए। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोहब्बत की दुकान तो देश का क्यों अपमान, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन मोहब्बत की इस दुकान में भारत के लिए इतना अपमान क्यों है, भारत के लिए इतनी कड़वी जबान क्यों है। यह सवाल आज हम दो टूक में उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में भारत के लिए नफरत क्यों भरी है। क्यों उनको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो रहने लायक ही नहीं रह गया। क्यों उन्हें लगता है कि दुनिया के देशों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका की अपनी सभा में भी उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मजाक बनाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसी शख्सियत है, ऐसे नमूने हैं जो दरअसल भगवान को भी सिखा सकते हैं। ये कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। वो सेंगुल और दंडवत प्रणाम को लेकर के उसकी हंसी उड़ाते हैं। आखिर ये कौन से मोहब्बत की दुकान है। दो टूक में आज हम यही सवाल उठाएंगे। आपने तमाम राहुल गांधी के बयान सुने और इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को लेकर के एक बार फिर आज पब्लिक के बीच जो कुछ कहा वो भी सुना, क्योंकि राहुल गांधी को नई संसद का होना, नई संसद भवन का बनना वो भी रास नहीं आया है, और इसलिए उन्होंने अमेरिका में नई संसद का भी मुद्दा उठाया। वो कह रहे हैं नई संसद वंसद जो है कुछ नहीं है, दरअसल ये तो देश के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है, एक साजिश है। इसी पर हम दो टूक में चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, जब जब पहुंचे विदेश राहुल गांधी, क्यों उठे भारत में विवादों की आंधी। जी हां, जब जब पहुंचे विदेश राहुल गांधी, क्यों उठे भारत में विवादों की आंधी। यह मेरा दो टूक का आज का सवाल है। और आज दो टूक में चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं,
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस के जो हैं वो नेता हैं। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं किशोर तिवारी जी। और मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। आज की इस डिबेट की शुरुआत मैं किशोर तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप राहुल गांधी के और कुछ कांग्रेस के नए सहयोगी हैं, पुराने सहयोगियों को छोड़ चुके हैं। तो मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो उनके हर विदेश दौरे पर कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा होता है, और ऐसा विवाद जिनमें उनके बयान जो हैं वो भारत के विरोधी बयान माने जाते हैं। आपको कैसे लगते हैं? नहीं, मैंने 38 मिनट की मुलाकात थी। 38 मिनट के मुलाकात में वो 27 मिनट बोले, लेकिन मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी को जितने भी सोचा उनका यूट्यूब पे जब डाला तो 10 घंटे हो गए और 10 लाख लोगों ने उस पर देख भी लिया और रिमार्क भी डाला। तो मैं पहली बार देख रहा था राहुल गांधी के जो रिमार्क थे वो रोस्टेड और अच्छे से फ्राई किए हुए थे। तो मुझे नहीं दिखी भारत का कोई अपमान। अच्छा, बीजेपी की मुझे उस पर दिखा नहीं। मैं बोल रहा हूं ना। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, आप बोलिए आपको भारत का अपमान लगा। मैं तो सिर्फ मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि किशोर तिवारी जी मेरे साथ हैं, उनको अपमान नहीं लगा। मैं तो इस पर जोर देकर कह रहे हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। अच्छा, आपको भारत का अपमान नहीं लगा? अच्छा, और दूसरी बात, एक थोड़ा कमेंट बताइए, मैंने देखे नहीं है, थोड़ा कमेंट बताइए, रोस्टेड कमेंट जो आप कह रहे थे। नहीं, वो तो बोला कि बीजेपी सुनती नहीं है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों से भी सीखा। बीजेपी और मोदी जी, पंतप्रधान मोदी जी से तो बहुत प्रेम है उनको। तो मोदी जी के बारे में बोल रहे थे कि इनको पारलौकिक ज्ञान है, इतना उनका नॉलेज है कि उन्होंने नॉलेज किस किस को बताएंगे ये भी बताया। लेकिन एक जो उन्होंने दिया जो एरिया थी कि कम्युनिकेशन का गैप हो चुका है। हाँ, विपक्ष हो या कोई भी हो, कम्युनिकेशन का गैप हो चुका है। तो उसको तो गवर्न करना चाहिए। देश के मुद्दों के बारे में बात की और उन्होंने भारत जोड़ो के लिए मेरे ख्याल से सामने वो अरेंज किया था, लेकिन वहां पर भारत के मूल के लोग ज्यादा थे तो उसके भी सवाल आए। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसका कल्चर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन देश के अंदर अप्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। एक बात, देश में नफरत की वो उनका एक डायलॉग अच्छा था और उस पे आवाज भी आ रहे थे, पर कौन चिल्ला रहा था मुझे मालूम नहीं कि नफरत की बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान लगाई है। तो अच्छा लगा मुझे। वो लोग मुझे तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग लगते हैं अशोक जी। ज्यादा अटैक मत किया करो। और बीजेपी मतलब एक मिनट सर, आपने कहा ज्यादा अट्ठास मत करो, क्या मतलब मैं इसको अपने लिए धमकी मानूं कि मतलब ज्यादा अट्ठास किए, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, वो आ जाएंगे तो जो है मेरी नौकरी जा सकती है, क्या मैं ऐसे धमकी मानूं क्या इसको? या आप मुझे मित्र होने के नाते एक मित्रवत सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर कृपया अशोक जी ऐसी बातें मत करो, वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले, अपनी नौकरी का ख्याल करो, आपकी मित्रवत सलाह है? देखो यहाँ पर गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल है, वो तो बहुत सुलझे हुए हैं और मैच्योर्ड है। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी के 2 लोग बोल रहे थे, वो 2 लोगों की जो भाषा थी, इस भाषण को लेके अभद्र थी वो भाषा। ओके, मैं उस पर आ जाऊंगा, उस पर आप अपनी आपत्ति जताइएगा। लेकिन मैं पहले इस बात पर मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा। गोपाल जी, ये जो अभी टिप्पणी है उस पर बाद में टिप्पणी करेंगे भाजपा नेताओं की, लेकिन उससे पहले मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं। मैंने आज की डिबेट की शुरुआत किशोर तिवारी जी से करी। उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी के बड़े करीबी हैं, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मैं देश को ये दिखाना चाहता हूं कि आज कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी को डिफेंड जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता करते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आज भी मतलब जो है कांग्रेस के सबसे बड़े डिफेंडर हैं, और अब तो
किशोर तिवारी जी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी जो है पीएम इन वेटिंग है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, ईश्वर करे आप जो कह रहे हैं आपकी वाणी पर जो है वो लक्ष्मी सरस्वती सब विराजमान हो, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती तो बाद की बात है, लेकिन जो देश का भाग्य है वो तो देश की जनता तय करती है, जो 2024 में तय करेगी। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला। और एक सवाल मेरा भी है, जो उन्होंने राहुल गांधी ने भारत को लेकर जो हल्की टिप्पणियां की है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको याद दिलाकर मैं दोनों लोगों से सवाल जरूर पूछूंगा, चारों लोगों से सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लेकर आप जरूर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है देश को लेकर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी विदेशी धरती पर। वो सवाल जरूर उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो उन्होंने कहा उस पर रिएक्ट कर दीजिए। दूसरा, भारत में तो राजनीति में हास परिहास होता है, फिर आप लोगों को जो प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ कहा उसको आप आपत्तिजनक आपको क्यों लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पीएम इन वेटिंग का ये जो कह रहे हैं वो अपने आप में कब तक वेटिंग है ये तो कोई बता नहीं सकते, लेकिन ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर शिवसेना आज कांग्रेस से इतना प्रेम मोहब्बत कर रही है, मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि सावरकर जी के बारे में उनके जो विचार हैं और राहुल गांधी के, उससे ये अपने आप को वाकिफ रखते हैं क्या? और फिर जो राहुल गांधी आज के समय में जिस तरह भारत के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का खत्म हो गई है, भारत में जो एक राज्यों का समूह है जो अलग अलग विघटनकारी बातें करते हैं, प्रधान जो एंटी नेशनल स्टैंड लेते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, पार्लियामेंट को, संसद को अंडरमाइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करते हैं, या जो बातें हैं या उनके विचारों के अंतर्गत उनके दिमाग में कुछ बातें चलती हैं, उसके ऊपर से वो उन बातों को करते हैं, और विदेशी धरती पे इस तरह की बातें करके भारत को अंडरमाइन करना, आज भारत पूरे विश्व में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पोस्ट पेंडेमिक, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को या पेंडेमिक की त्रासदी को भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में झेला और उससे निकल के आज विश्व की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बन के आई है, और पेंडेमिक के समय में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं भारत में चली है, जिसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिसकी तारीफ कर रहा है, और आज एनएसएसओ का डेटा भी आया, इतना महत्वपूर्ण डेटा आया है कि 7.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट आई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को, इंस्टीट्यूशंस को, इन सब को अंडरमाइन करके प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाना, ग्लोबल लीडर्स जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के, जर्मनी के, वो प्रधानमंत्री की लीडरशिप और उनकी स्ट्रेंथ के लिए आज कायल है। वो कहते हैं ग्लोबल लीडर में सबसे पॉपुलर लीडर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इंटरनेशनल फोरम्स पे अंडरमाइन करके भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा के मजाक के रूप में बातें करना, तो यह अपने आप में बहुत ही ओछापन लगता है मुझे। मैं आपको लगता है यानी आपका कहना है कि ओछापन है, घटिया तरीका है राजनीति। आपका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, आपको ये बुरा लगा ना? ओछी राजनीति का प्रतीक है राहुल गांधी इस वक्त जो कर रहे हैं, घटियापन का प्रतीक है। ओके ओके ओके, मैं इससे पहले कि बाकी दो मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल और किशोर तिवारी जी आपसे, फिर मैं विजय जी थोड़ा रुकिएगा, आपके पास भी आऊंगा, आपको भी डिफेंड करने का मौका दूंगा। आज आपसे बड़े डिफेंडर जो है वो मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर तिवारी जी, मैं थोड़ा सा बस ऐसी रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ये राहुल गांधी जी ने अपने, आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सारे असुरक्षित हैं, खास करके जो सिख हैं, मतलब माफ कीजिएगा जो मुस्लिम है, मुस्लिम युवकों को जो है जेलों में डाला जा रहा है, मुस्लिम जो है भारत में असुरक्षित है। 80 के दशक में जैसे भारत में दलितों की संख्या थी, दलितों की जो स्थिति थी, वही जो है भारत में इस वक्त मुसलमानों की संख्या, वो स्थिति है। लेकिन मेरी नजर में राहुल गांधी का एक कार्ड भी आया, एक कार्यक्रम का कार्ड आया, और सोशल मीडिया पर काफी ये सब चीजें जो है चल रही है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, और ये बड़ी वेरीफाई करके मैं बोल रहा हूं। राहुल गांधी के एक कार्ड, जो एक कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र था,
उसके नीचे जिन जिन लोगों के नाम लिखे थे मैं वो नाम पढ़ के सुना रहा हूं। फ्रैंक इस्लाम, माजिद अली, नियाज खान, जावेद सैयद, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, नजीर सैयद, अकील मोहम्मद। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का था कि 8 लोगों से संपर्क कीजिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने के लिए, और आठों के आठों एक ही कौम के लोग हैं। क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति जो भारत में चलती है वो वहां भी पहुंच गई है कि भाई मेरे कार्यक्रम का आयोजन क्योंकि मुस्लिम कर रहे हैं तो मैं कह दूं भारत में मुस्लिम असुरक्षित है? मुझे इससे आपत्ति नहीं है, उनका कार्यक्रम कोई भी करे, लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसे लोगों ने आयोजित किया है जो चाहते हैं कि भारत को दुनिया भर में वो दिखाएं कि भारत मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है? नहीं अशोक जी, ये बात तुमने बहुत अच्छी की। आयोजक कौन है, वहां पे नारे क्या लगे, और ये सब चीजें तो पूरी डिटेल में आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, उन्होंने क्या कहा, उनका वाक्य आप समझ लो। ये वाक्य था कि जैसे 80 के दशक में दलितों पे यूपी में अत्याचार होते थे, उस प्रकार के नफरत का माहौल भारत में आज है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कंक्लूड किया कि 80 में तो कांग्रेस ही सत्ता में थी, तो कांग्रेस के वक्त अत्याचार कबूल करते हुए वो कहते कि ऐसे माहौल से हमको बाहर आने की जरूरत है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि उनके पास कुछ सवाल भी आए, उसके भी जवाब दिए। तो राहुल गांधी मैच्योर्ड हो चुके हैं, और आप उनको मैं उनकी मैच्योरिटी पर, सुनिए, मैं कौन होता हूं, हम लोग उनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? मैं तो जो उनके वाक्य में उसको लेकर चर्चा कर रहा हूं। आपको भी लगता है कि भारत में मुस्लिम जो है वो मुस्लिम युवकों को जेलों में डाला जा रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है असुरक्षित है? क्योंकि कहीं, हाँ, आपको भी ऐसा लगता है? अरे अशोक जी, मुस्लिम तो छोड़ो, यहाँ विपक्ष को जेल में डाल दिया। सर विपक्ष नहीं, अरे छोड़िए सर, विपक्ष छोड़िए ना। आपके एक मुस्लिम नेता है, वो जेल में है, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए कि वो आपके सहयोगी पार्टी के नेता जेल में, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए वो जेल में क्यों है। अगर आपको यह लगता है कि नवाब मलिक जिनको कोर्ट से जमानत इसलिए नहीं मिल रही, और ये आपकी बात नहीं है, मैं किशोर तिवारी की बात नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। हो सकता है राहुल गांधी को, किशोर तिवारी जी को इस बात का दर्द है कि नवाब मलिक जैसे लोगों को, मुस्लिम नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके दाऊद से संबंध थे, उनको तो खुलकर आना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए। या उनको इस बात का दर्द हो सकता है कि साहिल को पुलिस पकड़ के ले गई, उस साहिल को जिसने जो है साक्षी की सरेआम चाकुओं से गोद गोद के पत्थर मार के हत्या कर दी, ऐसे साहिल को पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। या अतीक अहमद की हत्या होगा, इस बात का दर्द हो सकता है। तो आपको शायद इन सब चीजों का दर्द हो रहा होगा कि भाई ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जो है जेलों में डाल रही है पुलिस। दर्द तो आपका मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि ये फ्रेंच इस्लाम, माजिद अली, नियाज खान, जावेद सैयद, मोहम्मद इस्लाम, मिनहाज खान, नाजिर सैयद, अकील मोहम्मद, मैं इनके कुछ बैकग्राउंड भी देख रहा था। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा कश्मीर में आतंकवाद के समर्थक रहे हैं। तो जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो लोग भारत में, भारत को दुनिया में बदनाम करते हैं, ठीक उनकी लाइन पर राहुल गांधी चलते हुए नजर आते हैं। और शिवसेना कहती है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े मैच्योर हो गए हैं, और इसीलिए उनको प्रधानमंत्री अब देश का हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, देखिए अशोक जी, शिवसेना अपने जगह पे है, हम हिंदुत्व का ही इस पे है, लेकिन भारत में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इसका हम सख्त विरोध भी करते हैं, मैं बता रहा हूं। लेकिन भारत के जो कोर इश्यूज है उस पर सरकार फेल क्यों हुई, उस पर उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन देश में हालात कैसे है, और जैसे यूपी के अंदर जो आतंकवाद है, या यूपी में जो दबंगशाही है या बाहुबली पर राज है, वो किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है। तो विवाद का विषय तो है कि भारत में नहीं सर, आपने क्या कहा? बाहुबलियों का राज खत्म किया जा रहा है, ये विवाद का विषय है यूपी में?
यूपी नहीं, में जी, बाहुबलियों किया का है। राज खत्म किया जा रहा है, ये विवाद का विषय है। अरे एक मिनट, अशोक जी शब्द में मत पकड़ो। नहीं, सर मैं ऐड कर लो। सर मेरा हाँ, काम ही जी, है सर शब्द पकड़ना, आप अरे, क्लैरिटी दे दीजिए। मेरा काम ही शब्द पकड़ना है सर। आप आप क्लियर कीजिए आप क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि आपने एग्जैक्टली यही कहा कि यूपी में बाहुबलियों का राज खत्म किया जा रहा है, ये विवाद का विषय है। कैसे विवाद का विषय है बाहुबलियों का राज खत्म करना? नहीं, जो इनकाउंटर कर उनको खत्म किया जा रहा है, अच्छा, तो कानून का राज तो रहना चाहिए, ये मैं बोलता हूं। लेकिन हमने हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी कांग्रेस के पास दान रख दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, अब सावरकर जी के बारे में तो हमने उनको कन्विंस कर दिया कि इनका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो आरएसएस के बारे में जो कुछ बोलते हैं कांग्रेस, तो हमारे और कांग्रेस की जो एरिया ऑफ डिफरेंसेस है वो वैसे ही कायम है। हमारा लक्ष्य तो 24 के अंदर मोदी जी को हटाना है। हाँ ठीक, इसलिए हम सब लोग एक, हाँ बस आप मूल विषय पर आ गए, आप मूल विषय पर आ गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओके ठीक है, ठीक है, बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया जब उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला कि उनको पारलौकिक ध्यान है और ब्रह्मांड की रचना और ब्रह्मांड का संचालन भी वो भगवान को बता सकते हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा किशोर जी। मुझे लगता है आपको तब भी आनंद आया होगा जब राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति का दंडवत होने का, सेंगोल का जब मजाक उड़ाया था, मुझे लगता है आपने तब भी आनंद उठाया होगा। पता नहीं कितना आनंद हुआ नहीं हुआ, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिवम जी आपके पास आ रहा हूं। शिवम जी वो कह रहे हैं कि भाई जो है देश में जो है स्थिति ऐसी है और देश की जब ऐसे हालात हैं तो उसी चीज को मंच दे रहे थे, और ये बात ठीक है भाई, विपक्ष के नेता है तो वहां जाके विदेश से भारत से निकलेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे भारत में सब बड़ा अच्छा है, मोदी राज बड़ा बढ़िया है, बड़ी अच्छी संसद बना दी। इसके लिए तो लोग उन्होंने उनको चुना भी नहीं होगा। आई एग्री 100%। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी का पैशन भी है, उनका एकमात्र काम भी है, और उनको ये करना भी चाहिए, और इससे कोई परेशानी भी नहीं है। वो देश में भी गाली देते हैं, देश के बाहर भी गाली देते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एक बात पर कह देता हूं कि आपने कहा कि किशोर तिवारी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी पीएम इन वेटिंग है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कि सरस्वती बैठती है जबान पर, बिल्कुल बैठती है। 2004 के बाद से वो पीएम इन वेटिंग है और आजीवन पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। सरस्वती बैठी थी उनकी जबान पर, आई एग्री। अब मैं आगे आता हूं। एक और चीज जो कहा गया कि भाई इस तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट राहुल गांधी की एग्जैक्ट लाइन क्या थी? That BJP or Narendra Modi can't really discuss price rise and unemployment. That then they do this, scepter thing. They're lying down and all. Aren't you happy? I am not lying down. मेरे देश में पैर छूने की बड़ों की प्रथा है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसा करता हूं अपने बड़ों के साथ और कोई उसी बात का मजाक मेरे ही देश का आदमी जाकर दुनिया में उड़ाए, तो यह संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश में प्रथा है भगवान के आगे झुकने की, प्रणाम करने की, उनको दंडवत साष्टांग प्रणाम करने की, या फिर इस तरह के किसी भी प्रतीक को। तो जब इस तरीके से सेंगोल के सामने मेरे देश के प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए दंडवत लेट रहे थे, तो क्या इस बात का मजाक उड़ाया जाना चाहिए अमेरिका में जाकर? ये कितना गिरेंगे? अब मैं एक और चीज पर आता हूं। मुझे परेशानी अपने देश की इस तरह की चीजों को बाहर लेकर जाकर उपहास करने से है। एक हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे राहुल गांधी जी को इस बात से प्रॉब्लम है। और आगे एक और चीज पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा दैट मुस्लिम्स आर एग्जैक्टली द सेम दलित्स वर इन 1980s। वो कह रहे हैं कि उनके दादी जी और पिताजी के समय में जितना बुरा दलितों का हाल था, आज उतना ही बुरा हाल सिखों का है, इतना ही बुरा हाल क्रिश्चियंस का है, उतना ही बुरा हाल दलितों का है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो आदमी राहुल गांधी हैं, ये सीरियल ऑफेंडर हैं, इनको डेटा कौन प्रोवाइड कराता है? अगर 80s में ऐसा हो रहा था तो वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने दलितों का यह हाल किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पूरे जीवन में जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, उन्होंने उनको दलितों से भी बुरे हाल में पहुंचा दिया। सिखों की जिनकी वो बात कर रहे हैं, उनको मारने काटने वाले, उनको टायर डालकर जलाने वाले कांग्रेसी हैं। उन्हीं केसेस में वो चार्जशीटेड हैं और जेल जा चुके हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर किसी 5 मुस्लिम लोगों ने, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, 5 किन्हीं मुस्लिम लोगों ने कोई प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है विदेश में, तो क्या राहुल गांधी की ऐसी बाध्यता है क्या कि उनको बस मुस्लिमों के बारे में ही बात करनी है, हिंदुओं के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है? आप कमाल की बात देखिए, साक्षी को मारा एक मुसलमान बच्चे ने,
या मैं बच्चा तो नहीं कहूंगा, वो तो आतंकवाद से भी घिनौनी घटना थी। साक्षी को साहिल ने मारा, यानी कि एक दलित बेटी को एक मुस्लिम ने मारा, उस बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। हिंदुओं के साथ अगर कहीं पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, उस बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें, जिस तरीके से विपक्षी राज्यों में अगर किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी को नौकरी दे दी गई थी क्योंकि उसको मार दिया गया था, तो उसको नौकरी से निकाल दे रहे, उन पर कोई रेफरेंस नहीं है। मतलब इनके लिए हिंदुओं में जितने भी लोग हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। मुझे उस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर यहां बैठकर दोनों भाई बहन अपने देश में यह ड्रामा ना करें कि हनुमान मंदिर चले गए, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया, तिलक लगा लिया, क्योंकि आप इस लायक नहीं है, आप इस देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करते। और रही बात जो तिवारी जी ने अंत में उसको खत्म करता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री पर जब इस तरीके से एक कुर्की टिप्पणी की। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा, लेकिन जब उनके ऊपर टिप्पणी की जाएगी ना तो बौखलाना मत, बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक ठीक, जाहिर सी बात है, जो मजाक करता है उसमें मजाक तो सहने का भी मादा होना चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं विजय कौशिक जी आ रहा हूं। विजय कौशिक जी बताइए, ये सब जो अभी शिवम त्यागी ने कहा कि भाई ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति वहां भी पहुंच गई है क्या? उनको सब कुछ भारत में खराब दिखता है, भारत की संस्कृति को लेकर जिस तरह की वो टिप्पणी का। और ये पहला मौका नहीं है, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, उससे पहले जो है राहुल गांधी ने सिंगापुर में या कहीं पर जो है ये कहा था कि चीन का कल्चर जो है, संस्कृति बड़ी अच्छी है, लेकिन भारत में जो दरअसल बलात्कार होता है, क्योंकि भारत में जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति गड़बड़ है, जो पुरुष है उनको सिखाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जो अपराधी है उनको सिखाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सारे भारतीय पुरुषों और भारतीय संस्कृति को कह दिया था कि ये जो होता है ना महिलाओं से बलात्कार, तो इसमें भारत की सांस्कृतिक प्रॉब्लम है और चीन की संस्कृति कल्चर बड़ा अच्छा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उससे पहले ही हमने कहा था कि राहुल गांधी जी विदेश जा रहे हैं और भाजपा को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। तो इन दौरों के चलते नहीं, यही नहीं मालूम कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। एक तरफ अभी शिवम भाई और जो भाजपा प्रवक्ता हैं ये सब आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर कि मुस्लिम तुष्टीकरण का, दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में मुस्लिमों की हालत खराब थी और अब मोदी राज में दलितों की हालत खराब थी। नहीं, मुसलमानों की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया अभी भाई ने। भाई दोनों चीजें कैसे हो सकती है भाई? अगर कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया था तो आज भाजपा ये क्यों कहती है, या भाजपा ने जिन मुसलमानों को खरीद रखा है वो यूं क्यों कहते हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया और अब मोदी राज में आगे बढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये झूठ है। दूसरी बात कि भाई मान लीजिए माननीय मोदी जी की तारीफ की राहुल गांधी जी ने, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों उठता है? जब 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, और यही बात जब अमित शाह जी से पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था ये तो चुनावी जुमले हैं। तो मोदी जी तो जुमले छोड़ने में इतने माहिर हैं कि अगर भगवान को भी वो झांसे में ले लें तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। तीसरी बात लोकतंत्र को लेकर, देखिए खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की संसद में राजदंड की स्थापना कर दी है। राजदंड राजशाही का प्रतीक है। विजय जी एक मिनट, यहां पर आप गलत जा रहे हैं। सुनिए, वो राजदंड वो धर्मदंड होता है, वो राजदंड नहीं है। सेंगोल जो है राजदंड नहीं होता, वो जो दंड होता है ना वो इसलिए होता है ताकि जो राजा है वो न्याय पर, धर्म पर और जो है साथ साथ इंसाफ पर चले, इसका लिए होता है। जो राजदंड होता है ना वो अलग होता है, और राजदंड लेकर धर्मदंड दिया जाए उसमें मत जाइए प्लीज। वो टेक्निकली आप गलत जा रहे हैं, वो राजदंड नहीं। अगर आपको एक मिनट, अगर कांग्रेस को लगता है कि सेंगोल की स्थापना से जो है दरअसल लोकतंत्र खत्म हो गया है क्योंकि राजशाही स्थापित हो गई है, तो राजशाही वो होती है जब नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा गांधी के बेटे जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश पे राज करना चाहते हैं। राजशाही वो होती है सर। थोड़ा सा राजशाही का मतलब समझिए और सेंगोल की परिभाषा समझिए, उसके बाद इस पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन आपने जो कहा राजशाही होती है कि जो विपक्षी नेता बोले उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दो, पैसे धन बल ताकत से। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? किसी प्रदेश सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं,
सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते कि परेशान कर रहे हैं? बोलिए ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। को खत्म कर दीजिए। अरे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? सुप्रीम कोर्ट रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट, हाँ क्यों नहीं? वैसे एक मिनट वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैं तो आपसे पूछ रहा था, दोबारा जा सकते हैं क्योंकि एक बार जाकर आप लोग मुंह की खा चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये जानकारी के लिए देख रहा था। एक बार गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी का इसका मिसयूज हो रहा है, अदालत ने कहा जाइए, घर जाइए, क्योंकि ये देश हाँ एक मिनट आ रहा हूं गोपाल जी, क्योंकि ये देश राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो कहेंगी उससे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, संविधान से चलेगा। आपको लगता है ईडी मिसयूज कर रही है तो वो आपके मानने से नहीं हो जाएगा। जब तक कि देश की अदालत को नहीं लगेगा कि दरअसल सरकार गलत कर रही है, देश की जनता को नहीं लगेगा, तब तक जो है आपका ये कहना बयानबाजी है। लेकिन गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई जो है अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो उसमें क्या गलत कहा? आप लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हर बार गए, मनीष सिसोदिया गए, क्या कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की है? जो नवाब मलिक और जो वहां पे संजय राउत और इनके ऊपर जिस तरह से जो केस हो रहे हैं वहां पे सीबीआई वगैरह के अगेंस्ट से गए, जेल से इनको बेल तक नहीं मिल रही। तो अल्टीमेटली देश में जो कानून चल रहा है उसके अंतर्गत कानून के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को देख लीजिए। वो पूरी तरह से उन चीजों को कह रहे हैं कि ये जो ऑफेंसेस हैं बड़े ही संगीन है और इनमें इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल तक जिनको नहीं मिल रही। और वह कह रहे हैं कि कानून हमारे ऊपर जो सीबीआई और ईडी वगैरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इतने सालों में, आपके खुद के प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहते थे कि 1 रुपया हम ट्रांसफर करते हैं तो मात्र 85 पैसे 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। वो किसके पास जाते थे? पावर में कौन थे? ये कांग्रेस और अपोजिशन। लेकिन मुझे जाओ, वो कह रहे हैं बीजेपी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बीजेपी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वो उनकी जो टूरिज्म का जो राहुल गांधी जो पार्टली जो वो है पॉलिटिशियन, वो घूमने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं। और अब तो वो जाते हैं तो केवल भारत की छवि को खराब करने के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, राजनीति करना अलग बात है अशोक जी। राजनीति में देश का हित ध्यान में रखे बगैर आप बात करते हैं। अगर आपके डिफरेंसेस भी हैं, पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं बात करते? पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं। नई बिल्डिंग, एक मिनट सवाल का मौका दूंगा ब्रेक के बाद। हाँ, कह रहे थे, जिनके प्रधानमंत्री कह रहे थे उस नई बिल्डिंग का 2 साल में इतनी भव्य बिल्डिंग, नए संसद भवन का निर्माण कर दिया गया, जो 60-65 साल से ये नहीं कर पाए। तो उसके उद्घाटन समारोह को बायकॉट करते ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जरूर मजाक उड़ा रहे हैं और किशोर जी कह रहे हैं कि भाई और विजय जी को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन राहुल गांधी का एक और बयान जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरु नानक देव थाईलैंड गए थे। ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। ब्रेक। राहुल गांधी का अमेरिका दौरे की। राहुल गांधी अमेरिका दौरे में पहला कार्यक्रम करते हैं और वही विवादों में घिर जाता है। यह आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है वो जब भी विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। एक बार फिर उन्होंने सेंगोल का मजाक उड़ाया, भारतीय सनातन संस्कृति में दंडवत का मजाक बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मजाक बनाया और कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो राहुल गांधी एक बार नहीं कम से कम 7 बार विदेशों में जाकर भारत को लेकर तरह तरह की बातें कर चुके हैं। उसी सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ से जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता किशोर तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं और साथ साथ शिवम त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं। मैंने कुछ लोगों के नाम बताए थे, एक कार्यक्रम जो राहुल गांधी का, और ऐसे कई कार्ड्स हैं उनमें तमाम नाम जो है एक बार फिर नाम पढ़ देता हूं और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। राहुल गांधी का एक कार्यक्रम में जो 7 या 8 जो आयोजक हैं उनके नाम है फ्रैंक इस्लाम, माजिद अली, नियाज खान, जावेद सैयद, मोहम्मद असलम, मिनाज खान, नजीर सैयद, अकील मोहम्मद। ये उनके आयोजकों के नाम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर जब मैं 2 टूक को आगे अगर करूंगा तो मैं एक एक चीज का खुलासा जरूर करूंगा। पर सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इनके बारे में तमाम जानकारी आप जाकर देख सकते हैं। इनमें से कई आयोजक ऐसे हैं जो दरअसल कश्मीर में आतंकवादियों का यानी जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्ट कर चुके हैं, कश्मीर में आतंकवाद का सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के कार्यक्रमों में क्या हो रहा है इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो राहुल गांधी के सभा में पहुंचने से पहले का है। जरा वीडियो चलाइए। मैं आपको इस वीडियो की साउंड नहीं सुनवाऊंगा किन्हीं कारणों से। साउंड नीचे कीजिए, क्योंकि यह राष्ट्रगान बज रहा है और राष्ट्रगान हम दूरदर्शन पर जब बजाते हैं तो हम एक प्रोटोकॉल के तहत बजाते हैं, लेकिन यह राहुल गांधी की सभा में राष्ट्रगान बज रहा है और आपको दिख रहा होगा कि वहां पर लोग आराम से मस्ती करते हुए घूम रहे हैं। ज्यादातर लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं लगी राष्ट्रगान के सम्मान में। और उसके बाद जब वहां पर उपस्थित लोग राष्ट्रगान में खड़े नहीं हुए, आधा राष्ट्रगान खड़े, पूरा जब आधा राष्ट्रगान हो गया उसके बाद भी खड़े नहीं हुए, तो अचानक से जो अनाउंसर थी वो आती है और कहती हैं कि राष्ट्रगान को रोक देती हैं आधे में। यह भी एक बड़ा अपराध है, राष्ट्रगान को आधे में रोक देना। वो राष्ट्रगान को आधे में रोक देती हैं और कहती हैं ये माइक टेस्टिंग हो रही थी। मुझे नहीं पता कि ये कौन से आयोजक थे जो राष्ट्रगान को माइक टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रगान का मजाक बनाते हैं, आधे में रोक देते हैं। कोई जरूरत नहीं समझता राष्ट्रगान पे खड़े होने की। किशोर तिवारी जी, ये आपने देखा था, इसका आनंद लिया था आपने?
नहीं, ये तो मेरे सामने पहली बार ही बता रहे हैं। हाँ। तो ये आयोजकों से पूछा जाना चाहिए, और आयोजक इस पर जब इतना ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, और बीजेपी का आईटी सेल ऐसी चीजों पे बहुत लगा हुआ है, तो इसके स्पष्टीकरण राहुल जी को देना है कि आयोजक लोग अगर मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ब्रदरहुड या ऐसे लोगों से संबंधित है तो कांग्रेस इस पे जवाब देगी, मुझे लगता है। हाँ? लेकिन आपने मुझे खड़ा किया तो मैं उनके भाषण पे बोलने को आया। अच्छा ठीक है, एक मिनट शिवम कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर भाषण पे आइएगा, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर राहुल गांधी क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा, ये भी आरोप है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी के कार्यक्रमों में ज्यादातर जो है पाकिस्तानी थे, और इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रगान का वहां पर अपमान हो जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देना चाहिए, ये आरोप जो लग रहे हैं। शिवम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब इस देश को राष्ट्र ही नहीं मानते तो वो या उनके आयोजक या उनके लोग राष्ट्रगान पे नहीं खड़े होते। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत बार कहा है कि ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो जाहिर है वो तो राष्ट्र ही नहीं मानते इस देश को। और एक और जवाब देना है, किशोर जी बड़ी इंटरेस्टिंगली ट्वीट कर रहे, कहते हैं इस बात पे तो मैं जवाब देने ही नहीं आया था। मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें उन पे जवाब दूंगा, गलत का मुझे पता नहीं। एक और सवाल, ठीक है, एक और चीज सर, उन्होंने जो एक और बात कही जो आपने ब्रेक से पहले कही थी, कि उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह मक्का और थाईलैंड घूम कर आए थे। अब मैं कह रहा हूं ना, मतलब ये मंदबुद्धि की पराकाष्ठा है। गुरु नानक देव, अरे मक्का में कोई जा सकता है क्या गैर मुस्लिम? ये कैसी बातें हैं? मतलब भाई कौन स्क्रिप्ट दे रहे हैं? किशोर जी ये स्क्रिप्ट आप ही दे रहे हैं उनको, क्योंकि आजकल आप उनकी तारीफ भी बहुत करते हैं, कांग्रेस से बेहतरीन डिफेंड भी बहुत करते हैं, लेकिन ये इस तरीके, मतलब हमारे देश में और दुनिया में मुझे लगता है चौथी पांचवी का बच्चा भी इस तरह की बातों को जानता होगा। किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को यह बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग वोट देने वाले नहीं है आपको। बॉस किधर के भी रहे, लेकिन कर्नाटक में आपने देख लिया। और एक बात मैं बोलूं अशोक जी यार, वो जो नए संसद भवन का उद्घाटन था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मोदी, मैं कर दिया था मोदी, लेकिन मोदी जी जिस इमोशनल टच को देते आ रहा हूं गोपाल जी, रुकिए गोपाल जी, आ रहा हूं, रुकिए गोपाल जी की आवाज नहीं आ रही है। गोपाल जी आपकी साउंड म्यूट है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप किशोर जी बात पूरी कीजिए। वो इमोशनल टच देते हैं, जैसे दंडवत तो अपन ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैं आपको कर रहा हूं, और दंडवत करते तो दंडवत हो गए तो गलत हो गया मोदी जी। अरे भाई, वो दंडवत का जो इमोशनल एडवांटेज है, और किसी को कैमरे में नहीं आने देते। आपने देखा ना, वो जब एंट्री मार रहे थे तो वो एंट्री थी, और वो एंट्री के अंदर भी कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं था। एक रिक्वेस्ट है, अगर जूम इन हो जाए तो प्लीज। मोदी जी एडवांटेज। अच्छा जरा जूम इन कीजिए, जरा इनका कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, जूम इन कीजिए जरा। क्या शिवम त्यागी, क्या पॉइंट है आपका? मेरा पॉइंट ये है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का तो चेहरा फिर भी दिख रहा था, और जब वो दंडवत कर रहे थे पूरी निष्ठा के साथ कर रहे थे, लेकिन यहां तो फर्जी जनेऊ पहनने वाले को देखो कैसे, तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। लेकिन रेफरेंस के लिए बता दूंगा, ये दंडवत लेटे हुए महाकाल की नगरी में राहुल गांधी हैं। तो वो या अपना मजाक उड़वा रहे थे या किसका मजाक उड़ा रहे थे, मैं फिर से वही कह रहा हूं। मानसिक स्थिति को सही चेक कराने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता पड़ेगा। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए अशोक जी। राहुल जी को ये सब चीजें मैं बता दूंगा। अभी सावरकर के जी से तो हम जो उसको क्रिटिसाइज करना तो बंद किया है उन्होंने। अच्छा, तो आप दंडवत करना सिखाएंगे? आप ये कह रहे हैं कराएंगे, बंद करवाएंगे? सिखाएंगे या बंद करवाएंगे? अरे भाई देखो, आप ये है ना सनातन धर्म का अपमान और ये और वो, क्यों नहीं सर? सेंगोल का मजाक उड़ाना, दंडवत भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। मुझे पूरा वाक्य बोलने। हाँ गोपाल जी बोलिए। अशोक जी हाँ बोलिए, अच्छा वाक्य पूरा कीजिए। अरे मैं पूरा संसद के लिए कहते हैं तो अपोजिशन ने बायकॉट किया, इसका कारण है ना, अपोजिशन वाले लीडर वहां रहते हैं। तो सुनो, अरे कोई बात तो सुनो। अपोजिशन वाले बायकॉट नहीं करते तो आप सब उसमें भागीदारी करते। ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट आप अपने कारण से क्या हासिल किया आपने, बताइए ना। संसद भवन को अब क्या आप उस संसद भवन में नहीं जाएंगे? आपके एमपी वहां पे नहीं जाएंगे? गोपाल कृष्ण जी,
इसका कानून नए संसद जरा दोनों को सामने सामने ले आए, आमने सामने ले आए, गोपाल जी और किशोर जी को। बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या देखो, मतलब कोई मैं इनके सोच समझ जवाब के दूंगा। तो करना चाहिए। मेरा आवाज जाएगा तो मैं जवाब दूंगा। बताइए पहले क्या तो आपने पहला संसद जवाब दे रहा भवन हूं का मैं। बाइकआउट आपको करके पहला देश के जवाब दे रहा हूं मैं। प्रजातांत्रिक ओके, एक एक करके आपको दे रहा हूं ना जवाब। मैं एक इसका एक जवाब करके दे रहा हूं। एक एक करके एक एक करके एक एक करके देखिए किशोर जी, वो इनका जो पॉइंट है ना, जो गोपाल जी उठा रहे हैं, वो मैं ये कह बोलता रहे, नहीं, सुनिए मैं सुनिए जवाब सुनिए, देता मैं। उसमें उस पूरे फ्रेम में ना कई सारे लोग दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि कई लोग नहीं दिख रहे थे। और जो देश का प्रधानमंत्री है वो तो फ्रेम में दिखता ही है, जाहिर सी बात है। 303 लोकसभा सीटें देकर लोगों ने जिसको भेजा है। और अगर आपके नेता उद्धव ठाकरे जाते तो शर्तिया बात है, वो भी कैमरे में दिखते, क्योंकि लोगों ने देवेगौड़ा जी को कैमरे में देखा, वो गए थे, लोगों ने उनको देखा। आप घर में बैठ जाएंगे तो फिर कैमरे में कैसे दिखेंगे? वो उनका कैमरा इतनी दूर तक नहीं आता। अशोक जी, ये राहुल गांधी जी की मुझे- चाल थी, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड एमपी है, वो तो चाहकर भी नहीं दिख सकते थे कैमरे में। बोलिए गोपाल जी, ये राहुल गांधी जी की चाल थी, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड एमपी है, वो तो कैमरा में दिख ही नहीं सकते थे, इसलिए उनको सबको ही बैन करा दिया। किशोर जी की पार्टी को तो आना चाहिए था भाई, आप तो बड़े नेता हैं, क्यों राहुल जी की बातों में आ गए? लेता हूं उनका कि हमने किशोर जी एक चीज बताइए ना, राहुल गांधी नहीं संसद में गए, वो ठीक है, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते, वो तो डिस्क्वालिफाइड है, बाहर, मैं जवाब दे आज के हिसाब से आउट। लेकिन आपके नेता को तो जाना चाहिए था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे जी भी अगर जाते तो शायद ऐसे ही दंडवत झुककर प्रणाम करते वीर सावरकर जी की मूर्ति को। वीर सावरकर जी की जो तस्वीर लगी है, उसको ऐसे ही दंडवत होकर करते प्रणाम। सर बोले नहीं दे रहे। अरे सर, किशोर जी, आपको कौन रोक सकता है बोलने से? किशोर जी आपको, अरे ये किशोर जी आज तो आपके सामने कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आज तो आप जो है, आप बिल्कुल पीडिएटर बने हुए हैं, वो कांग्रेस के लिए एकदम सुपरमैन बन के आया कांग्रेस के लिए। दोनों एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। अरे मैं बात करता हूँ अशोक भाई, विजय जी आप ही के लिए बोल रहे हैं किशोर जी, उसके बाद मैं आता हूं आपके बाद। आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। मुझे भी बात रखनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दे देता हूँ। सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया इनके एमपी को, डिबेट में तो रहने दो कम से कम, प्रवक्ता को यहाँ तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। बोलिए। गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल, हमारा एक मुद्दा था। सर प्लीज उस मुद्दे में मत जाइए सर, एक मिनट सर, उस मुद्दे में मत जाइए। आप फिर कहेंगे राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, फिर मुझे बताना पड़ेगा कहां आपने जो है विधानसभाओं का उद्घाटन बिना राज्यपाल को बुलाए और बिना राज्यपाल को सूचना दिए, और वो भी आदिवासी। वो मत जाइए, मेरे पास बहुत तथ्य हैं आपकी इस बात को, आपके जो फर्जी एजेंडा है ना सर, अगर मैं तथ्य गिनाने लगूंगा कार्यक्रम उसमें चला जाएगा। सर फर्जी एजेंडा, सर फर्जी एजेंडा नहीं, विषय पर रहे, राहुल गांधी की यात्रा पर है। एक मिनट सर, एक मिनट, विजय कौशिक बोलिए। विजय सर एक मिनट, फर्जी एजेंडा नहीं सर, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे आपको मौका दूंगा। बोलिए विजय कौशिक। मोदी जी और भाजपा के मन में राहुल गांधी जी के लिए नफरत है, इसलिए राहुल गांधी जी को मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी है। और कौन सी मोहब्बत की दुकान खोली है सर? मैं वही तो पूछ रहा हूं, कौन सी? मैं अच्छा सुनिए, मैं आपको बताता हूं मोहब्बत की दुकान। बर्कले यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा भारत में लिबरल पत्रकारों को गोली मारी जा रही है, दलितों को दलित होने पर मारा जा रहा है, मुसलमानों को बीफ खाने पर लिंच किया जा रहा है। तो इस तरह से मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। वो कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में न्यायपालिका काम नहीं कर रही, भारत में पत्रकारिता, ये मोहब्बत की दुकान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधीर रंजन चौधरी जो है, जिस दिन संसद का उद्घाटन होता है उस दिन कहते हैं मुख्य प्रधानमंत्री पागल है। ये मोहब्बत की दुकान है आपकी। 93 बार गालियां दे चुके हैं प्रधानमंत्री को, ये कौन से मोहब्बत की दुकान है बताइए? अशोक जी, मैं यही तो बताना, मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान, मोहब्बत की दुकान नफरत का सामान, गजब है। बोलिए। तो लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी के सही बातों का अर्थ का अनर्थ लगाया जाता है भाजपा द्वारा। तो आप जैसे भी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अच्छा, कहा, एक मिनट सर, एक मिनट, ओके विजय जी एक बात का, विजय जी एक मिनट। राहुल गांधी ने बर्कले यूनिवर्सिटी में कहा था कि लिबरल पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। मैं अभी राहुल गांधी के पुराने बयान सुन के आ रहा था। क्या यह फैक्चुअली सही है? भारत में लिबरल पत्रकारों को गोली मारी गई है? कितने पत्रकारों को गोली मारी गई है लिबरल बताइए जरा।
बताइए सर। भूखा मारा जा रहा है, भूखा मारा। भूखा नहीं, लिबरल गोली मारी जा रही है। ये कहा भूखा? अरे लिबरल पत्रकार इस देश के ऐसे हैं जो भूखा, जिनके अपने पास मर्सिडीज है, जिनके अपने जो है, जिनके लंदन में, एक मिनट, जिनके लंदन में, दुबई में अपार्टमेंट हैं, दिल्ली में जिनके जो है फार्म हाउस हैं, वो भूखे मरेंगे लिबरल पत्रकार? राहुल गांधी ने कहा था गोली से मारा जा रहा है। भूखे तो लिबरल पत्रकार इस देश के कभी मर ही नहीं सकते, उनके पास ऐसी अकूत संपत्ति है कि कभी नहीं मर सकते। बताइए एक मिनट। भूखे तो सरकार भी नहीं मारने देती, अनाज दे तो रही है, भूखे कैसे हाँ बोलिए विजय जी, कौन से पत्रकार, कौन से लिबरल पत्रकार को गोली मारी गई? बताइए सर, एक मिनट, मेरे सर फैक्ट पे आइए ना, फैक्ट पे आइए। कौन से लिबरल पत्रकारों को भारत में गोली? हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, मोदी जी को बॉस कहा, इसका अर्थ भारत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मोदी जी उसके बॉस हैं। तो मोदी जी विजय जी मुझे लगता था, विजय जी मुझे लगता था, विजय जी सुनिए, विजय जी एक मिनट, विजय जी एक मिनट, विजय जी सुनिए, विजय जी सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहा, तो विजय जी कह रहे हैं कि भाई भारत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई ऑस्ट्रेलिया। अब तक मैं समझता था कि मेरी डिबेट में किशोर तिवारी जी कभी कभी हंसी की फुलझड़ियां छोड़ देते हैं, लेकिन आज तो कांग्रेस के नेता भी हंसी की फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं, चुटकुले छोड़ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस और शिवसेना सब मिलाकर चुटकुले आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जल्दी आपके आखिरी कमेंट, क्योंकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा जारी है। अभी तो राहुल गांधी और भी बम फोड़ेंगे, और जब बम फोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। मैं आता हूं ब्रेक के बाद। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। तो चलिए, दो टूक अब देख रहे हैं, और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे पर। मोहब्बत की दुकान तो देश का क्यों अपमान। गोपाल जी, सीरियसली अब कुल मिलाकर आपकी प्रमुख आपत्तियां किन चीजों को लेकर है? मैं एक बार फिर पूछता हूं भाषण की बात, क्योंकि किशोर तिवारी जी भाषण की बात कर रहे थे, और वो किशोर तिवारी जी ने शुरू में कहा, और जो है विजय कौशिक ने, कि भाई देश की स्थिति आज ऐसी है, इसलिए जो है राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए थे। गोपाल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी का एक नहीं, बार बार स्थिति को कहना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना, हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कौन से इंस्टीट्यूशन को वो अंडरमाइन नहीं करते? चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जो पार्लियामेंट है, सब इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने का काम करते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वह एक नैरेटिव जो एंटी नेशनल नैरेटिव्स है, जो लोगों का उसको हवा देने का काम करते हैं। और पाकिस्तान, चाइना जैसे कंट्रीज जो देश के हित में बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो लोग राहुल गांधी के इन बयानों का इस्तेमाल करके भारत के जो स्वाभिमान है या भारत की जो साख है उसको अंडरमाइन कर। ओके किशोर तिवारी जी, एक मिनट किशोर तिवारी जी, संक्षेप में, बहुत सीरियसली, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, हम देखते हैं कि उसके बाद जो है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी मीडिया, विदेशों में बैठे लोग उसको जो है मुद्दा बनाते हैं, उसको वो इशू बनाते हैं, तो एक भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा होता है। अब वो दोबारा जाकर कह रहे हैं भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान वही जाकर यूएन में कश्मीर को लेकर के बाकी सब जगह वही राग लगाता है कि देखो जी, जो है भारत के जो नेता हैं, भारत के जो विपक्ष के नेता है, वो कह रहे हैं भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। तो क्या ये ठीक है क्या? नहीं, मुझे लगता है राहुल जी के आज के भाषण में जो कुछ भी चीजें बताई गई उसको सीरियसली लेकर सरकार अगर उनसे ही कम्युनिकेशन करे और ये माहौल जरा अच्छा बना दे कि जहां संवाद हो, तो शायद ऐसे आरोप वो नहीं लगाएंगे। अब उनको ही डिस्क्वालीफाई कर रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी ना, शिवसेना के तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस भी थी, तो सीबीआई, ईडी
एनसीपी भी लगाई थी हमारे किशोर जी सरकार गिरा दी। किशोर जी आपकी बात का दोबारा, क्योंकि मेरा काम है शब्दों को पकड़ना, आपकी बात का जो भाव है वो ये है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, राहुल गांधी से संवाद नहीं हो रहा, उनसे बात कर ले तो इस तरह के आरोप लगाना बंद कर देंगे। आपकी बात का मतलब ये निकल रहा, मुझे लगता है कि कम से कम राहुल गांधी का अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसका बदला उन्हें भारत से नहीं लेना चाहिए, देश की जनता फिर उन्हें चुन के भेज देगी। मुझे लगता एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम बीजेपी यानी इंडिया, मोदी यानी बिल्कुल इंडिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, बीजेपी यानी इंडिया बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बीजेपी यानी इंडिया नहीं है सर। इतना कुछ मेरा नहीं मेरा किशोर जी इतना कहा, किशोर जी मेरा छोड़ दिया। नहीं किशोर जी मेरा बीजेपी किशोर जी मेरा सवाल, किशोर जी सुनिए ना प्लीज, किशोर जी मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, किशोर जी मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, अब समय नहीं है इसलिए मैं कांग्रेस के पास, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि जब आप भारत के बाहर जाकर दुनिया के किसी मंच पर जाकर ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को गोली मारी जा रही है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, वही जो है भारत के खिलाफ जो है एजेंडा बन जाता है। विजय कौशिक, क्या आप भारत में ये बात करके आप संसद में उठाए, जगह उठाए, अगर आपको लगता है प्रमाणों के साथ इस बात को रखे तो समझ में आता है, लेकिन आप भारत विरोधी एक नैरेटिव तैयार कर देते हैं दुनिया के भारत विरोधी शक्तियों के लिए। देखिए, भारत का सम्मान हमारा अपना सम्मान है, भारत का अपमान हमारा खुद का अपमान है। राहुल गांधी जी ने कहीं भी भारत का अपमान नहीं किया। उनकी जो निजी विचारधारा है, जब उनसे कहीं भी पूछा जाता है तो अपनी विचारधारा देश और दुनिया के सामने रखते हैं। उसमें बुराई क्या है? कुछ राहुल गांधी शिवम आखिरी कमेंट, राहुल गांधी ने कहीं वो कह रहे हैं कहीं भारत का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी इस देश के राजा के बेटे नहीं है या होने वाले बाय डिफॉल्ट राजा नहीं है, यहां पर लोकतंत्र है। अगर उन्होंने किसी एक ओबीसी समाज को गाली दी तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर आपको लगता है कि आपसे संवाद किया जाना चाहिए, कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए, तो 5,000 करोड़ के घोटाले वालों को हटाकर एक ईमानदार इंसान लाएं जो जीत कर आए, लोगों से अपनी आम राय तय करे। और रही बात, अंत में मैं बस एक चीज और कह देना चाहता हूं कि जहां तक बात उन्होंने देश में कहा कि मुसलमानों और इसके अलावा दलितों और सिखों का यह हाल है, मेरे देश में लोकतंत्र है, मेरे देश में सुप्रीम कोर्ट है, मेरे देश की सारी कोर्ट्स बहुत अच्छे से फंक्शन करती हैं और किसी के कंट्रोल में फंक्शन नहीं करती। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार इस बारे में बोलते रहते हैं। राहुल गांधी को अगर कोई दिक्कत है तो वो इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको आईना दिखा देगा। ईडी के मामले में सारे विपक्षियों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया था कि आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि आपको कार्रवाई से बाहर रखा जाए। तो अगर देश को गाली दोगे तो माफ कीजिए, वोट आपको भी अमेरिका नहीं देगा, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान की संस्कृति वाले ही हरा कर। सही बात है, वोट ना राहुल गांधी को अमेरिका के लोग देंगे, ना जो है नरेंद्र मोदी को अमेरिका के लोग देंगे, लेकिन भारत में जो लोग वोट देंगे वो देख रहे हैं कि जब मोदी विदेश जाते हैं तो क्या होता है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या होता है। इसलिए इन चीजों को कम से कम कहने से बचना चाहिए। कम से कम यह कहना कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है यह सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिस देश में एक कट्टरपंथी गुट जो है खुलेआम ये नारे लगा सकता है सरतन से जुदा, उस देश में वो लोग कहें कि हम असुरक्षित हैं, इससे बड़ा भद्दा मजाक कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, नमस्कार।